हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट लेक्चर है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीड के कवरिंग के बारे में डिस्कस किया था और अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं सीड के उसके बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो सीड के जो कवरिंग होते हैं जिसे हम लोग सीड कोट बोलते हैं वो डबल लेयर का होता है, ठीक है। और इनके अलग अलग नाम होते हैं। जो आउटर कोट होता है सीड का उसे टेस्टा बोला जाता है और इनर कोट को टेगमेन बोलते हैं। इन चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग सीड्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब हम इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और इसे याद भी रखना है, ठीक है बच्चे लोग। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है सीड का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक्चुअली क्या है? स्मॉल ओपनिंग ऑन सीड कोट। इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ H2O and O2 इनटू द सीड्स फॉर जर्मिनेशन। एक बार यदि सीड जो बन जाता है ना, तो सीड का पर्पस क्या होता है? जर्मिनेट करना, न्यू प्लांट में ग्रो अप होना। तो जब न्यू प्लांट में ग्रो अप होंगे वो, तो उसके लिए कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन गैस, है ना। तो इनके प्रेजेंस में क्या होंगे? ये सीड जर्मिनेट करेंगे। अब ये जो एक्सटर्नली ये एजेंट्स हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, ये कैसे इंटर करेंगे सीड के अंदर? तो जिस एंट्री वाले जो पोर हैं जिससे वो एंटर करते हैं सीड के अंदर, उसे ही माइक्रोपाइल बोला गया है, ठीक है बच्चे लोग। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब है हाइलम। आपने देखा होगा कि सीड के कोट के ऊपर सीड का जो कवरिंग होता है ना, उस पर बड़े आड़े तिरछे डिजाइन जैसे बने होते हैं, जिसे हम लोग स्कार बोलते हैं। एक कटिंग जैसा स्कार होता है, जहाँ से यदि डाइकोटिलेडनस सीड है तो वहाँ से ही वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो वो जो कटिंग यानी कि स्कार वाला जो पार्ट है, स्कार वाला जो चीज़ें दिखाई देती हैं सीड के कोट के ऊपर, उसे ही हाइलम बोला जाता है। अब हम लोग फोटोग्राफ पे ध्यान दें। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, सीड में यदि वो डाइकोटिलेडनस सीड है तो उसके 2 कोटिलेडन होंगे और दोनों कोटिलेडन सिर्फ एक पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं। यदि उसको ओपन किया जाए सीड कोट को हटा करके, तो दोनों कोटिलेडन एक पॉइंट पर ज्वाइंट होते हैं। यदि वहाँ से उसको कट कर दिया जाए तो दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे आसानी से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोटिलेडन कैसे एक पॉइंट पे वहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब ये जो सीड है, सीड का जो ऊपर का पार्ट है जहाँ से ओपनिंग होती है, एक छेद जैसा होता है जिससे होकर के H2O और O2 एंट्री करते हैं, उसका फोटोग्राफ बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं ऊपर ये जो माइक्रोपाइल लिखा हुआ है ना, यहाँ से ही एंट्री होती है। सीड कोट के ऊपर ये छोटी सी ओपनिंग होती है। अब सीड कोट को यदि हम लोग समझे तो 2 लेयर में है, ओके। तो जो सीड कोट 2 लेयर में होगा, आप देख पा रहे हैं डबल लाइनिंग है मेम्ब्रेन की, है ना, जो सीड कोट का कवरिंग है। तो जस्ट सीड कोट के अंदर की तरफ का जो पार्ट होता है ना, वो एंडोस्पर्म से भरा होता है। और ये एंडोस्पर्म क्या काम आता है आपको मालूम है, क्योंकि वो न्यूट्रिटिव वैल्यू का होता है, उससे न्यूट्रिशन मिलते हैं प्लांट को, ठीक है। अब इसके अंदर ही कोटिलेडन्स होते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये कोटिलेडन है। और ये कोटिलेडन कैसे हैं? इन कोटिलेडन के अंदर एक वेन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आगे डेवलप होकर के रूट और शूट एपेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो वेन लाइक स्ट्रक्चर है, उसका नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूट एक्सिस, है ना, जिसको हाइपोकोटाइल बोला गया है, ओके। और बाकी जो रेड से किया हुआ पार्ट है वो क्या है? कोटिलेडन है। इज इट क्लियर? और देखो बच्चे लोग, ये जो ऊपर का पार्ट होता है ना, हाइपोकोटाइल से ऊपर का पार्ट जो होता है, वहीं से सीड डेवलप होकर के शूट में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए उसे क्या बोला जाता है? शूट या फिर एपेक्स, शूट एपेक्स बोला जाता है, या शूट एपिकल बोला जाता है, ठीक है। तो शूट जो है वो काफ़ी बाद में डेवलप होता है। जब सीड जर्मिनेट कर जाते हैं तो काफ़ी बाद में जाकर के उससे शूट डेवलप होता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि जिस चीज़ से शूट डेवलप हो जाते हैं बाद में चल के, उसे ही शूट एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। इज इट क्लियर? जो रेड कलर में आप सीड में देख पा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि
सीड कोट और कोटिलिडन, एंडोस्पर्म, ये सारी चीज़ें यदि मोनोकोटिलिडनस प्लांट में हो तो वो कैसा होगा। तो आप स्ट्रक्चर्स में देख पा रहे हैं कि ये जो हमने एक सेक्शन लिया है, इसका टीएस लिया है, तो उस टीएस में क्या है, सीड कोट है डबल लेयर के, 2 कवरिंग वाले सीड कोट्स हैं, आउटर और इनर सीड कोट्स, ओके। और उसके अंदर क्या है, कोटिलिडन है। कोटिलिडन का जो लोअर पार्ट है हाइपोकोटाइल, और कोटिलिडन का जो ऊपर का पार्ट है उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सेस होती है ना, जहाँ से दोनों डाइवर्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब सीड का एक्सिस यानी कि कोटिलिडनस एक्सिस है। इसके ऊपर का पार्ट शूट एपिकल मेरिस्टेम और नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल एक्सिस कहलाता है। और एकदम एक्सट्रीम लोअर पार्ट ऑफ द हाइपोकोटाइल रीजन इज कॉल्ड रूट टिप। और इसके अंदर क्या है, थोड़ी मात्रा में एंडोस्पर्म भरे पड़े होते हैं, जिससे क्या करता है, न्यूट्रिशन मिलता है सीड को जर्मिनेशन के दौरान। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मेज सीड का एक एग्जांपल ले रहे हैं, एकदम बिल्कुल नीचे के कॉर्नर पे बना हुआ जो फोटोग्राफ है वहाँ पर जो आप लोग ध्यान थोड़ा लगाइए। इसमें आप देखा होगा कि जो बाहर का कवरिंग है, सबसे बाहर की तरफ का कवरिंग ब्लू कलर से जो है, उसे हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। मतलब पेरी मतलब चारों तरफ से, और कार्प मतलब कवरिंग, जो कवर चारों तरफ से सीड में मौजूद हो उसे पेरिकार्प बोला जाता है, ठीक है। अब ये पेरिकार्प जो होते हैं वो 2 लेयर में होते हैं, और अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म भरे होते हैं, और एक सेपरेट चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कुटेलम। एस्कुटेलम में ही वो जो दोनों पार्ट जहाँ से शूट और रूट जनरेट होते हैं बाद में जर्मिनेशन के बाद, ठीक है, वो वहीं पर सिचुएटेड होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एस्कुटेलम। एस्कुटेलम वाले पार्ट में आपने देखा कि कुछ ऐसे कर्व स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा कर्व वाला स्ट्रक्चर है उसे प्लीम्यूल बोला जाता है, और जहाँ पर कम स्ट्रक्चर्स हैं कर्व वाले रेड कलर के उसे रेडिकल, या हम लोग बोल सकते हैं कि लोअर जहाँ से रूट जनरेट होते हैं वो वाला पार्ट रेडिकल पार्ट। और सबसे लोअर पार्ट जो रेडिकल वाले एरिया का होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। तो यानी कि रेडिकल रूट के सबसे लोअर वाले पार्ट को जो रूट के तरफ डेवलप होता है, जब प्लांट सीड से जर्मिनेट करते हैं ना तो उसके रूट डेवलप हो जाते हैं। तो रूट क्या करता है, वो ज़मीन के नीचे की तरफ ग्रो करता है, यानी कि डाउनवर्ड ग्रोथ होता है। तो जो पार्ट डाउनवर्ड ग्रोथ करता है सीड का, वो यहाँ दिखाया गया, उसे कोलोराइजा बोलते हैं। वैसे ही ऊपर की तरफ शूट डेवलप होता है, इसलिए शूट का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ होता है, यहाँ जो कर्व वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोलियोप्टाइल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। तो कोलियोप्टाइल क्या होता है और कोलोराइजा क्या होता है, दोनों मिलते जुलते नाम हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो कोलियोप्टाइल होते हैं वो प्लीम्यूल के ऊपर होते हैं, और जो कोलोराइजा होता है वो रेडिकल के नीचे होते हैं। यानी कि कोलोराइजा इज़ द डेवलपिंग पार्ट ऑफ द रूट एंड कोलियोप्टाइल इज़ द डेवलपिंग पार्ट ऑफ द शूट। तो ये क्लियर हो गया बच्चे लोग। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बार यदि सीड प्रिपेयर्ड हो गया, तो सीड में भी हम लोगों ने 2 टाइप देखा था, याद है आपको, एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिसको एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म काफ़ी मात्रा में होता है, उसे क्या बोला जाता है, एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। और जिसमें जो एंडोस्पर्म कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ओके। तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सीड जो होते हैं उसके चारों तरफ एक फ्लैशी पार्ट डेवलप होता है, जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग सीड के बारे में और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक टर्म है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म है ना, ये क्या है, रिमेनेंट्स ऑफ द न्यूसिलस डेट इज़ परसिस्टेंट। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर। जो न्यूसिलस पार्ट होता है ना सीड का, जो सीड कहाँ से डेवलप होता है, एम्ब्रियो से ही डेवलप होते हैं ना, एम्ब्रियोनिक जो पार्ट है वो डेवलप हो जाता है किसमें, सीड में। तो एम्ब्रियो में क्या था, न्यूसिलस वाला पार्ट था, याद है आपको। तो जो पार्ट रह जाता है न्यूसिलस डेवलप होने के बाद, पूरे जो स्पर्म और सारे जो 2
पोल थे वहाँ पर, पोलर रीजन में जो थे न्यूक्लियस, फिर आपके शलाजा वाला पार्ट में था सेल, और फिर जो माइक्रोपैराडाइजन में था, ये सब सारे डेवलप हो जाते हैं तभी तो सीड बनते हैं ना। तो ये जो सीड में जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, ये यदि जो रह जाता है, उसमें थोड़े से पार्ट रह जाते हैं, कम्प्लीटली वो डिसअपियर नहीं होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ब्लैक पेपर है। अब एक टर्म आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि सीड जो है खास सीजन में ही जर्मिनेट करते हैं, खास कंडीशन में ही जर्मिनेट करते हैं। तो जब वो जर्मिनेट नहीं करते, वो कंडीशन को अप्लाई जब तक नहीं की जाती, वो सीजन जब तक नहीं आता है, वो टेम्परेचर जब तक अचीव नहीं होता है, वो पीएच जब तक अचीव नहीं होता है, यानी कोई भी कंडीशन यदि अचीव नहीं हुआ जर्मिनेशन के लिए, उससे पहले सीड जर्मिनेट अपने आप नहीं करते। तो ये जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, डोरमेंसी। क्लियर। तो ड्राई सीड जनरली क्या होते हैं, डोरमेंट होते हैं, क्योंकि उनको कंडीशंस नहीं मिलता, मॉइस्चर्स नहीं मिलते जर्मिनेट करने के लिए। तो स्टेट ऑफ सीड इन विच इट इज़ इनएक्टिव इज कॉल्ड डोरमेंसी पीरियड। ओके। तो जनरली ड्राई सीड्स आर डोरमेंट इन नेचर। तो 10 to 15% वाटर कंटेंट होता है जो डोरमेंट सीड होते हैं, और जैसे ही वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, डोरमेंसी ख़त्म होने लगती है और सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है बच्चे लोग। तो ये सीड अब ख़त्म हुआ, अब हम लोग फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, ये जो फ्रूट है, फ्रूट के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनके क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं और क्या उनके इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो फ्रूट एक्चुअली है क्या, टेक्निकली फ्रूट किसको बोलते हैं हम लोग, फ्रूट इज ए मैच्योर डेवलप्ड ओवरी, बिकॉज ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। तो वन term is here pericarp. Pericarp actually the outer wall of the fruit is called pericarp. So wall of ovary that develop into the wall of the fruit is called pericarp. It is clear to all? Wall of ovary that developed into the wall of fruit. ओवरी का जो दीवार होता है, वॉल होता है, जो आउटर कवरिंग होते हैं ना, जब ओवरी फ्रूट में डेवलप होगा तो वही आउटर कवरिंग फ्रूट के आउटर वॉल बन जाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। जैसे कि सेब का जो छिलका होता है बाहर वाला, एप्पल का, है ना, और बनाना का जो बाहर का छिलका होता है, ये सब क्या है एक्चुअली, ये सब पेरिकार्प हैं। किसी में मोटे पेरिकार्प होते हैं, किसी में पतले पेरिकार्प होते हैं, डिपेंडिंग्स ऑन द नेचर ऑफ फ्रूट। तो ये पेरिकार्प हो गया। अब फ्रूट के दो टाइप्स होते हैं, एक ट्रू फ्रूट्स, दूसरा फॉल्स फ्रूट। तो ये डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रूट्स कहाँ से डेवलप हो रहे हैं। यदि फ्रूट्स ओवरी से डेवलप हो रहा है तो ये ट्रू फ्रूट कहलाएगा, और यदि फ्रूट ओवरी से बहुत कम लेवल पे डेवलप हो रहा है और दूसरे पार्ट से वो डेवलप हो रहा है, तो उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। यानी कि ट्रू फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द स्पेसीज हैविंग फ्रूट शोज द ट्रू फ्रूट बिहेवियर। फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम द थैलेमस। ओके, यानी कि ओवरी में तो बनता है लेकिन ज़्यादातर पार्ट किसके होते हैं, थैलेमस के होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। सो ओवरी एज वेल एज थैलेमस बोथ कंट्रीब्यूटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओवरी का पार्ट होता ही नहीं है, पर ज़्यादातर थैलेमस होकर पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये सब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें क्या होता है, ये फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चे लोग। सम स्पेसीज ऑफ प्लांट्स हैविंग फ्रूट्स डज नॉट डेवलप्ड थ्रू फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। आपने देखा होगा कि केले में, अंगूर में सीड्स नहीं होते, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा डेवलप्ड नहीं होते, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट, जिसमें सीड ही नहीं होता, नेचुरली सीड नहीं होता। तो ऐसे घटना को बोलते हैं वो लोग पार्थेनोकार्पी नेचुरल, यानी कि नेचुरल पार्थेनोकार्पी। और यदि आर्टिफिशियली ऐसा करा दिया जाए कि सीड ही नहीं निकले, है ना, जो फ्रूट्स हैं उसमें, तो हम लोग बोलेंगे इसको आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। ये भी दो तरह का हो गया। सो सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछे गए हैं ये मेडिकल एग्जामिनेशंस में, और आपको ये सब चीज़ याद रखना है। तो बनाना इसका एग्जाम्पल हो गया एक। सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स अक्कर बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के एप्लीकेशन से ही ये प्रिपेयर होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया।
ठीक है बच्चे लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है एपोमिक्सिस। क्लियर? तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एपोमिक्सिस फॉर्म of asexual reproduction, this is a form of asexual reproduction which mimics sexual reproduction। मतलब कि एक्चुअली ये होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट दिखने में कैसा लगता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा। यानी कि सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन के बिना सीड यदि बनता हो, फर्टिलाइजेशन के बिना यदि सीड बनता हो, तो ऐसे हम लोग क्या होगी? एसेक्सुअल जैसा एक्चुअल में है वो, पर सीड बन रहा है, इसलिए उसे हम लोग बोलेंगे कि ये सेक्सुअल जैसा है। समझ में आ रही बात आपको? एपोमिक्सिस एक ऐसा कंडीशन है कि सीड का फॉर्मेशन हो रहे हैं। सीड कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, पर बिना फर्टिलाइजेशन का सीड यदि बने तो वो कंडीशन कहलाता है एपोमिक्सिस। सीड बनना मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिखना, बट सीड फर्टिलाइजेशन से नहीं बन रहा है, इसलिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी कि दिस इज़ द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स, मीन्स कि दिखने में वो कैसा लग रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्लियर? अब कि एपोमिक्सिस का जो फॉर्मेशन होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड, यानी जो सीड इस तरीके से बनते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी एपोमिक्टिक सीड जो होते हैं वो डिप्लॉइड सेल होते हैं, है ना, फॉर्म विदाउट मियोसिस। अब देखो, जनरली सीड जो होते हैं वो हैप्लॉइड होनी चाहिए, पर एपोमिक्सिक सीड जो होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड, क्योंकि वो मियोसिस के बिना ही बनता है, वो माइटोसिस से बनता है, यानी कि 2n मेंटेन हो गया। मियोसिस हो तब तो आधा होता है ना, 2n हो जाता है, पर यहाँ पर क्या है? वो फर्टिलाइजेशन से हुआ नहीं, गैमेट से बना नहीं, तो इस कंडीशंस में क्या बोलेंगे इसे हम लोग? कि डिप्लॉइडिक सेल ही है ये। क्लियर? अब ये एपोमिक्टिक सेल डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। It developed into embryo, but fertilization is not required. These are the essential conditions. Next, cells of the nucellus, यानी कि 2n surrounding embryo sac, ओके, बनते कैसे हैं ये ध्यान देने की बात है। ध्यान देने की बात क्या है कि जो एम्ब्रियो सैक होते हैं उसके चारों तरफ जो सेल उसको सराउंड किए होते हैं वो न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस जो सेल होते हैं न्यूसिलस के, वो उसको सराउंड करते हैं, जो कि 2n होता है। क्लियर? अब ये क्या करता है कि प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, ओके, और उसके साथ वो क्या हो जाते हैं? एक तरह से जुड़ जाते हैं न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक के तरफ, और जुड़ने के बाद क्या हो जाता है? डेवलप इनटू एम्ब्रियोज, और एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं। तो कैसा फील होता है ये सीड बन गया है। एक्चुअली ये सीड नहीं होता है, ये जो न्यूसिलस सेल्स होते हैं ना 2n वाले, वो एम्ब्रियो सैक से चिपक जाते हैं, उसके साथ एकदम इंडल्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिस कारण से जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है ना एम्ब्रियो का, तो ऐसा फील होता है कि वो सीड जैसा हो गया, पर एक्चुअली ये सीड होते नहीं हैं। ठीक है बच्चे लोग? तो ये हो गया एपोमिक्सिस। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और जो लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी। जैसा कि नाम से ही लगता है ना कि पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे एम्ब्रियो। सो पॉली एम्ब्रियोनी अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड में एक से ज़्यादा यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, सो ऑफन एसोसिएटेड विद द एपोमिक्सिस, यानी कि एपोमिक्सिस जैसा ही फील आता है, जैसे साइट्रस फ्रूट, ग्राउंड नट, ये सब क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो अब ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया है, और आप लोग प्रॉपरली पूरा, आप लोग का वॉच टाइम नहीं दिखने के लिए मिल रहा है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि सारे चैप्टर्स रिपीट नहीं होंगे, और ये लॉकडाउन का जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। फिर लगभग आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस नज़दीक आ जाएंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट नज़दीक आ जाएगा, इसलिए सारे चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और हम इसके आपको असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चंस देंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो सारा रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट बनाने हैं। अब 2 चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आप एक टेस्ट लेंगे, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सो यू शुड प्रिपेयर वेरी वेल एंड रिवाइज ऑल दिस थिंग्स
we can understand you are not watching full video. So please watch full video that you can revise very well.